नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट नंबर आपका 80 होने वाला है। जी हाँ, अभी तक हम लोग टोटल 80 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका 80 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले 79 टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना होगी, और इसको पूरा हम लोग यहाँ पर डिस्कशन भी करेंगे प्रत्येक प्रश्नों का। ठीक है, तो आपकी जो क्लास होती है वो डेली 9 बजे से लाइव क्लास चलती है रात में, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है दोस्तों। तो अब देखिए, ज़्यादा समय एग्ज़ाम में नहीं बचा है, तो आप हमारा पीडीएफ लेकर के आप जल्दी से तैयारी कर सकते हैं। मात्र 10 से 15 दिन आपके पास समय है, तो आप पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस नंबर पे। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको 351 का इसमें मात्र चार्ज है, तो 351 आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिएगा इस नंबर पर, और उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 80 टेस्ट जितना हुआ है सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ से तैयारी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी मैं डेली क्वेश्चन डालते रहता हूँ, यहाँ से भी आपकी तैयारी होते रहेगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। हमारा ग्रुप का नाम है कैरियर परिवार, और कैरियर परिवार हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि सूर्योदय का देश नाम से कौन सा प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा कि सूर्योदय का देश, काफ़ी आसान सवाल है, और ये कहा जाता है दोस्तों जापान को। देखिए, जापान को सूर्योदय का देश क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि जापान जो है वो एशिया महादेश में है कि नहीं। और जापान जो है एशिया महादेश में है, और जापान एशिया के सबसे पूर्व में लगभग है, और इसी वजह से इसको कहा जाता है पूर्व सूर्योदय का देश, यानी कि सबसे पूर्व में होने की वजह से यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले उदय होता है, इसलिए इसको कहते हैं सूर्योदय का देश कहा जाता है। आपको पता है कि सूर्यास्त का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? अगर किन्हीं को पता हो तो बताइए, तो सूर्यास्त का देश किसे कहा जाता है? जी हाँ, सूर्योदय का देश तो आपको पता है, लेकिन सूर्यास्त का देश कहते हैं ब्रिटेन को कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, ब्रिटेन को कहते हैं सूर्यास्त का देश। और मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बताइए तो, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा, नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मध्य रात्रि में ही सूर्य दिखाई देता है, तो आंसर हो जाता है आपका नॉर्वे। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों प्रश्न याद रखिएगा, पूछा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों की दूरी कितनी होती है? देखिए, भारत में 3 प्रकार के रेल लाइन होती है। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की रेल लाइनें हैं? तो 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, एक तो हो गया ब्रॉड गेज, दूसरा होता है दोस्तों मीटर गेज, है ना। दूसरा क्या होता है? मीटर गेज होता है, और तीसरा होता है आपका नैरो गेज। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के रेल पटरियां होती है भारत में। तो ब्रॉड गेज जो होता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो 1.676 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1.676 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको फुट और इंच में दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 फुट, है ना, 5 फुट 6 इंच हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 5 फुट और 6 इंच किस में है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और मीटर गेज का कितना होता है? तो नाम ही है इसको मीटर, यानी कि 1 मीटर होता है मीटर गेज की चौड़ाई। और जबकि नैरो गेज की जो दूरी होती है, 2 पटरियों के बीच की दूरी, वो नैरो वाला याद रखना है, कितना होता है? तो 0.610 होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों में से आपको एक आगो पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो संतोष ट्रॉफी दिया जाता है आपको फुटबॉल में, है ना। फुटबॉल का कप जीतिएगा तो संतोष ट्रॉफी कप होता है फुटबॉल का आपका। ठीक है, देखिए, संतोष ट्रॉफी हो गया आपका, और आपका डूरंड कप हो गया आपका,
वीसी राय ट्रॉफी हो गया। तो ये सब जो ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है आपका, ठीक है। शतरंज जो आप जानते ही हैं, है ना। क्रिकेट के देखिए बहुत सारा ट्रॉफियाँ मिलती है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी नाम सुने होंगे, ईरानी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, CK नायडू ट्रॉफी हो गया। तो क्रिकेट वाला भी हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और संतोष ट्रॉफी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है संतोष ट्रॉफी से, ठीक है। तो संतोष याद रखिएगा, और डुरंड कप भी याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है आपका, ठीक है। हॉकी से कौन कौन से कप दिया जाता है हॉकी के खेल में? तो आगा खां कप हो गया, बेगम रसूल ट्रॉफी हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, नेहरू कप हो गया। तो ये सभी हो गया आपका हॉकी वाला। तो नोट कर लीजिएगा, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल वाला पूछा जाता है। अगला है आपका थॉमस कप संबंध में कौन से, थॉमस कप का संबंध कौन से खेल से? देखिए थॉमस कप आ गया। देखिए थॉमस कप जो है ना, ये पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है। बैडमिंटन तो है ही, लेकिन पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है आपका थॉमस कप, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उबेर कप, जी हाँ, अगर पूछ लिया जाए कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो महिला बैडमिंटन, ठीक है, महिला बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप आपका। और थॉमस कप हो गया पुरुष बैडमिंटन से संबंधित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर की अर्जुन अवार्ड। जी हाँ, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रवीणता के लिए दिए जाते हैं दोस्तों? तो अर्जुन अवार्ड जो ये पुरस्कार है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये प्रारंभ कब से हुआ था अर्जुन अवार्ड देने के लिए, तो 1961 से हुआ है। और इसमें दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये दिया जाता है आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो एक कांस्य की प्रतिमा मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और 3 लाख रुपये नगद धनराशि मिलता है। तो ये याद रखिएगा, अर्जुन अवार्ड को 1961 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था? बताइए किस वर्ष भेजा गया था पहला अंतरिक्ष उपग्रह? तो ये भेजा गया था आपको वर्ष 1957 में। इसका नाम था दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट। जी हाँ, क्या नाम था याद रखिएगा, स्पुतनिक फर्स्ट इसका नाम था। और ये जो भेजा गया था रूस के द्वारा निर्मित है, और पृथ्वी का पहला ये कृत्रिम उपग्रह था, जिसको 4 अक्टूबर 1957 को 7:28 पर प्रक्षेपित किया गया था शाम में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, जितने लोग देख रहे हैं। 9 बजे से आपकी दोस्तों डेली लाइव क्लास चलती है, तो 9 बजे आप तैयार रहिएगा बरियार होकर के, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटे की डेली क्लास होती है ना। तो 9 बजे से आप तैयार रहना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है 7 नंबर कि पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? बताइए तो पहला जो भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम था। और ये अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरा डेट 19 अप्रैल 1975, ये 19 याद रखिएगा, है ना। तो 19 अप्रैल 1975 को ये प्रक्षेपित किया गया था। सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था, ठीक है। सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से ही ये मतलब प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को। अगला प्रश्न है 8 नंबर की भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कब बना था? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना था उसका नाम था दोस्तों अप्सरा। क्या नाम था? उसका नाम था अप्सरा। और ये जो बना था 4 अगस्त 1956 को भारत में बना था। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर, ठीक है। 4 अगस्त 1956 को बना था। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर था यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्राम्बे परिसर में बना था, यानी कि BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के परिसर में ये बना था दोस्तों। और ट्राम्बे में बना था। ट्राम्बे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र में ही बना था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किए थे वो 20 जनवरी 1957 को नेहरू जी इसका उद्घाटन किए थे।
ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न चलते हैं हम 9 नंबर। प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? बताइए तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? मैंने कई बार इसके बारे में आप लोग को बता चुका हूँ कि शांति निकेतन की स्थापना किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय हे, इसके भी रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर की माई ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। एक पुस्तक है माई ट्रूथ और एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है अलग अलग है ना, तो दोनों में अब कंफ्यूज मत होइएगा। माई ट्रूथ जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो है इंदिरा गांधी। जी हाँ, माई ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो इंदिरा गांधी है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं, तब हो जाते दोस्तों महात्मा गांधी जी, है ना। तो क्या होते? महात्मा गांधी होते। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ महात्मा गांधी और माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। ठीक है दोनों गांधी ही, लेकिन एक पहले महात्मा उसके बाद इंदिरा जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसने लिखा था? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसने लिखा है? तो 11 का हो जाएगा दोस्तों अगेय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगेय का प्रसिद्ध उपन्यास जो था दोस्तों शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, बहुत सारे इनके उपन्यास था, याद रखिएगा। नदी के द्वीप भी इन्हीं का उपन्यास था, एक अपने अपने भी इन्हीं का था आपका, है ना, और एक जीवनी भी इन्हीं का था आपका। ठीक है, तो ये अगेय के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। कह रहा है कि किस उपन्यास को प्रेमचंद ने नहीं लिखा था? देखिए प्रेमचंद से जितने उपन्यास थे मैंने एक बार आपको बता दिया था, फिर मैं आज बता देता हूँ कि प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास का जो नाम है वो आप नोट कर सकते हैं, सेवा सदन। जी हाँ, सेवा सदन हो गया, और है आपका रंग भूमि हो गया आपका, और हो गया आपका रंग भूमि के अलावे है आपका गोदान हो गया, है ना, गोदान हो गया, और है इनका कर्म भूमि हो गया, है ना, इन्हीं का है कर्म भूमि। ठीक है, और भी है इनका निर्मला हो गया आपका, है ना, क्या है, निर्मला हो गया, और है इनका गबन हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। कायाकल्प भी इन्हीं का है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृगनयनी। मृगनयनी भी इन्हीं का अच्छा सॉरी नहीं पूछ रहा था ना, तो मृगनयनी जो है दोस्तों ये किन का है? तो ये वृंदावन लाल का है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये वृंदावन का जो रचना है, जो उपन्यास है वो है मृगनयनी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रेमचंद का नहीं है। प्रेमाश्रम, क्रम भूमि, सेवा सदन, ठीक है, रंग भूमि, गोदान, गबन, ये सभी प्रेमचंद का है। मृगनयनी किसका हो गया? तो वृंदावन लाल वर्मा का है। चलिए तो हम अगला चलते हैं, चंद्रकांता। चंद्रकांता सीरियल देखे होंगे, है ना। चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति किसने लिखी थी? अच्छा, ये भी पुस्तक ही है। चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति किसने लिखा है? 13 का क्या हो जाएगा? तो नाम सुने होंगे, देवकी नंदन खत्री। जी हाँ, देवकी नंदन खत्री एक खतरा है, तो याद रखिएगा देवकी नंदन खत्री के द्वारा ही लिखा गया है चंद्रकांता। चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, ये सभी देवकी नंदन खत्री के ही पुस्तक है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर। कह रहा है दोस्तों कि लातूर किस राज्य में स्थित है? देखिए लातूर जिला, लातूर जिला का नाम सुने होंगे। तो लातूर जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लातूर। ये रहा महाराष्ट्र, है ना, यही है आपको लातूर जिला। ठीक है, और यहाँ पर ये मतलब इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर भूकंप आया था एक बार दोस्तों। ठीक है, तो ये लातूर याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है कि 15 जनवरी भारत में किस रूप में मनाया जाता है? यानी कि 15 जनवरी कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका हो गया बी नंबर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, लीग ऑफ नेशंस और एक है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछ लेगा राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना होती है वो हुई थी वर्ष 1919-20 में हुआ था आपका, ठीक है, यहाँ 19-20 कर लीजिएगा, ये 19-20 में हुआ था आपको लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। आपको देखिए यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आपको आंसर जो मिलेगा उसमें सी दे दिया गया है, सी नहीं होगा, 1919-20 में हुआ था लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। और जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ अगर पूछता दोस्तों तो आपको पता ही है कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डायमंड हार्बर किस नगर से संबंधित है दोस्तों? देखिए नाम है डायमंड हार्बर, है ना, तो डायमंड हार्बर जो है ये कोलकाता में है दोस्तों। कहाँ है? कोलकाता में है, याद रखिएगा। डायमंड हार्बर जो है ना ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का दक्षिण 24 परगना जिले में एक कस्बा है दोस्तों, डायमंड हार्बर। और क्या बात है कि यह जो है हुगली नदी के मुहाने के समीप बसा हुआ है और यहाँ पर ही यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कौन सी नदी? तो हुगली नदी, ठीक है, डायमंड हार्बर के पास ही जाकर के गिरती है दोस्तों। और डायमंड हार्बर जो था ना एक पतन था, क्या था? एक पत्तन था, यानी कि एक बंदरगाह था, अंग्रेजों के समय में इसको बनवाया गया था, तो ये कोलकाता में हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल के प्रसिद्ध कवि थे? बताइए तमिल के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो तमिल के जो प्रसिद्ध कवि थे ना ये सुब्रमण्यम जी थे। कौन थे? सुब्रमण्यम भारती। जी हाँ, सुब्रमण्यम भारती जो हैं एक तमिल कवि हैं और उनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को कहा जाता है महाकवि भारतीयार, ठीक है, तो इनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गण गौर पर्व किस देवी देवता के सम्मान में मनाया जाता है? गण गौर, जी हाँ, गण गौर जो पर्व मनाया जाता है ये शिव और पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि गणगौर जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ? तो राजस्थान का ये पर्व है दोस्तों और ये चैत महीने की शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। अगला है कि सूरदास ने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी थी? बताइए तो सूरदास जो कविताएं लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? मैथिली में, अवधी में, बुंदेली में या फिर ब्रज भाषा में? तो 20 का क्या हो जाएगा? ये जो कविताएं लिखे थे वो ब्रज भाषा में लिखे थे, आंसर हो जाएगा बी नंबर। और सूरदास के जो ग्रंथ का नाम कौन कौन सा था? तो याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सूर सागर, ठीक है, सूर सागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, ठीक है, कौन है? साहित्य लहरी। और है सुरसावली, एक सुरसावली भी इन्हीं का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है। जी हाँ, एक वायुयान जब ऊपर की ओर उठता है तो क्या होता है? बताइए क्या होगा? अब इसका ऑप्शन पढ़िएगा तो जवाब आपको मिलेगा, है ना, जब इसका ऑप्शन पढ़िएगा तो जवाब मिलेगा। ऑप्शन क्या कह रहा है कि हवा की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होने के कारण उठता है, या बी कह रहा है कि हवा का घनत्व वायुयान के नीचे से ऊपर की ओर कम होने के कारण, या इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण। बिल्कुल सही है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका A21 का, ठीक है। चलिए, और ये जो नियम है तो ये बर्नौली प्रमेय का एक उदाहरण है आपका। अगला प्रश्न चलते हैं हम 22 नंबर की पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से
बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के परितः यानी कि अराउंड चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से, है ना, बाहर अगर गेंद गिरा दिया जाए तो गेंद क्या होगा? तो गेंद चक्कर लगाना शुरू कर देगा और क्या करेगा, यानी कि उसी कक्षा में घूमते रहेगी वो गेंद, है ना। तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद उसी कक्षा में घूमती रहेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आँख को जो नुकसान होता है उसका कारण क्या है? देखिए, सूर्य ग्रहण लगता कब है तो ये तो आपको जानना जरूरी है कि नहीं। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, यानी कि जब कभी दिन के समय, है ना, सूर्य ग्रहण तो दिन में ही लगेगा। दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। मानते हैं ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके बीच में चंद्रमा आ गया, तो ये सन का प्रकाश कहाँ पड़ने लगेगा? ये चंद्रमा पर पड़ने लगेगा और पृथ्वी क्या हो जाएगा? अंधेला हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? तो चंद्र ग्रहण लगेगा दोस्तों जब ये पृथ्वी आ जाएगा बीच में और चंद्रमा, मतलब कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा, तो चंद्र ग्रहण होगा। बस इसी को इधर से इधर कर देते हैं तो हो जाता है आपका, है कि नहीं। तो ये आप याद रखिएगा। और जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो ये कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। चलिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण भी लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब पूरा पृथ्वी पे क्या लगेगा? पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि पूरा जो सन है वो क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। आप देखिएगा तो सन नहीं दिख पाएगा, है ना। आप पृथ्वी पर हैं तो यहाँ से दिखेगा सन नहीं, बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया, इस वजह से सन आपको नहीं दिख रहा है। तो क्या हो गया? पृथ्वी अंधेला हो गया है, ठीक है। तो ये होता है आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण, थोड़ी देर के लिए लगता है, और आंशिक सूर्य ग्रहण भी आपका होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें आँख को जो नुकसान होता है उसका क्या कारण है? उससे बहुत अधिक मात्रा में जब सूर्य ग्रहण लगता है तो अल्ट्रा वायलेट किरण विकिरण होता है, ठीक है। तो इस वजह से आँख को काफ़ी नुकसान होता है। और जब भी सूर्य ग्रहण लगे रहे तो हम लोग खुली आँखों से उसको नहीं देखना चाहिए, उसके लिए एक अलग चश्मा आता है, उससे आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा डी नंबर, सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों के वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि एक विशेष प्रकार का निद्रव्य वायु दाब मापी यंत्र कहलाता है। जी हाँ, तो निद्रव्य वायु दाब मापी यंत्र को क्या कहते हैं ना? तो वायु दाब मापी यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अल्टीमीटर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु की दिशा और गति। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है। और क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका मापा जाता है पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। और सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं दोस्तों ऊंचाई मापने में किया जाता है आपको, ठीक है। वस्तुओं की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग कौन से होंगे? बताइए। तो इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग जो होंगे वो कौन से होंगे? तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का हो जाएगा बैगनी और लाल हो जाएगा आपका, ठीक है। इंद्रधनुष के जो सीमावर्ती रंग हो जाएंगे वो बैगनी और लाल होगा आपका, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्वचालित वाहन निर्वात का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक कौन सा है? बताइए। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक कौन सा है दोस्तों? देखिए, अगर शहर में, है ना, अगर शहर में पेट्रोल से अगर गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो शहर में शीशों की संख्या की वृद्धि हो जाएगी और आंसर भी हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर। देखिए, शीशा जो होता है ना, ये काफ़ी मतलब कि हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी घातक होता है, ठीक है। और लेड यानी कि शीशा का प्रदूषक सबसे अधिक भयानक पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। विषाक्त धातु प्रदूषक का वो जो है वो शीशा है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर कि निम्न में से कौन पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? तो पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है?
क्या होगा, ऑक्सीजन है, स्टार्च है, प्रोटीन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। 27 का हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर डी हो गया। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो सबको पता है कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना होता है ना, तो इसका जो वैल्यू होता है 9.46 गुने 10⁻12। ठीक है, 10⁻12 किलोमीटर। अगर यही पूछा जाए कि मीटर में कितना होगा तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगर मीटर में पूछे तो 15 हो जाएगा 10 के पावर, और किलोमीटर में पूछे तो 12 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, कह रहा है कि ओजोन परत का क्षय निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है। देखिए ओजोन परत जो है ना, ये कहाँ पर ही है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है, और ये जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे हमें क्या करती है, तो रक्षा करती है ओजोन परत। ठीक है, तो कह रहा है कि ओजोन परत का क्षय जो है ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो 29 का हो जाएगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही इसका मुख्य जिम्मेदार है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कह रहा है कि विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का उपयोग करता है। देखिए रडार लगा हुआ रहता है हर एक एयरपोर्ट पर, और ये विमान का पता लगाता है कि कौन सा विमान कहाँ पर ही है ना, किस स्थिति में है। ठीक है, तो विमानों का पता लगाने के लिए जो रडार है दोस्तों, ये किस माध्यम का उपयोग करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो माध्यम होता है वो क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर माइक्रो तरंग यानी कि सूक्ष्म तरंगों का ये उपयोग करती है। ठीक है, माइक्रो तरंग यानी कि सूक्ष्म तरंगों का ये उपयोग करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो आपको पता है कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, तो चार्ल्स बैबेज हैं कंप्यूटर के आविष्कारक। जी हाँ, कौन है दोस्तों, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, और पास्कल के नाम सुने हैं। जी हाँ, ये जो पास्कल महोदय हैं, ये सर जेम्स जो पास्कल है ये मशीन गन का आविष्कार किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मशीन गन का आविष्कार कौन किया है, तो कौन किया है, सर जेम्स पास्कल के द्वारा किया गया है। कब किया गया था, तो 1718 ईस्वी में किया गया था आपका। ठीक है, और मार्कोनी जी किसका आविष्कार किए हैं, तो रेडियो का आविष्कार किया है ना, मार्कोनी रेडियो का आविष्कार किए हैं आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि पुस्तक ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक हैं वो हैं आपको चार्ल्स डार्विन। जी हाँ, चार्ल्स डार्विन महोदय हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक, और ये जो लिखा गया था 1859 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, और इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें 7857824310। आपको इस नंबर पर दोस्तों DLED से संबंधित करेंट अफेयर, आपको सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मैथ सभी चीज़ों का PDF आपको मिल जाएगा। अब समय तो बचा नहीं ज़्यादा, तो PDF के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है दोस्तों, बताइए तो। अंतिम में होता है, या चतुर्थ पे, या प्रथम में, या फिर 5वें में होता है। तो 33 का क्या होगा। देखिए इंद्रधनुष जो है ये आकाश में संध्या के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है, तथा प्रातः काल में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है ना, जिधर सूर्य रहेगा उसके अपोजिट में दिखाई देगा। ठीक है, और ये वर्षा के पश्चात आपको देखने को मिलेगा, खास करके बरसात के दिनों में। ठीक है, और इसमें लाल रंग, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, आसमानी हो गया, नीला हो गया, बैगनी रंग इसमें दिखाई देगा आपको। और ये इसमें 7 रंग होता है इंद्रधनुष में। क्वेश्चन जो हमको पूछा गया है कि लाल रंग किस क्रम में होता है, तो ये होता है अंतिम में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा, सबसे पहले बैगनी होता है, फिर जामुनी होता है, फिर नीला होता है, फिर हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, तब जा कर के लाल होता है। ठीक है, तो ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा।
अगला है कि अश्रु गैस क्या है। अश्रु गैस मतलब कि जिस गैस से क्या निकलने लगा हो, तो आंसू निकलने लगता है ना। तो अश्रु गैस किसको कहते हैं, तो अमोनिया को कहा जाता है दोस्तों अश्रु गैस। ठीक है, अमोनिया गैस को नाक के पास ले जाने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं और इसीलिए अमोनिया को अश्रु गैस कहते हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर की मनुष्य का जूलॉजिकल नाम क्या है दोस्तों, बताइए। तो मनुष्य का जूलॉजिकल नाम क्या है, तो सबको पता होगा मनुष्य का जो जूलॉजिकल कहिए या फिर वैज्ञानिक नाम कहिए तो होमो सैपियंस नाम है मनुष्य का, है ना। तो होमो सेपियंस हो जाएगा आपका, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, होमो सेपियंस। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 36 नंबर। कह रहा है कि हाइड्रोमीटर, जी हाँ, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं बताइए। तो आपको तो काफ़ी आसान सवाल है। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है दोस्तों आपको द्रवों का अपेक्षित घनत्व। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, और वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। वायु की आर्द्रता किससे मापते हैं, तो हाइग्रो, है ना, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए अब हो गया ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं दोस्तों, तो ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापा जाता है। और आपका है जल हो गया, और विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा जो मापा जाता है वो गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो सबको पता होगा जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। अगर अम्लीय रहेगा तो कितना होगा, 7 से कम होगा, और क्षारीय, अम्लीय रहेगा 7 से कम होगा, और क्षारीय रहेगा तो क्या रहेगा, 7 से ज़्यादा होगा। अगर उदासीन रहेगा तो 7 होगा। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू जो होता है शुद्ध जल का वो उदासीन होता है, यानी कि 7 होता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो आपको पता होगा कि सबसे जो कठोर तत्व है वो है हीरा, है ना। क्या है, हीरा है, और ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। प्लैटिनम नहीं मारिएगा, हीरा है। अगला है कि हरी पत्तियां पौधों में क्या कार्य करती हैं। जो हरे हरे पत्ती होती है वो पौधों में उसका काम क्या है। ठीक है, तो पौधा में जो उसका काम है दोस्तों, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ये पत्ती हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के वजह से पत्ती का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। पत्ती जो है ये पौधे के कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना एवं वाष्पोत्सर्जन करना होता है। तो मेन काम है इसका क्या, भोजन बनाना। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला है कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। जो पौधे हैं ना ये नाइट्रोजन लेते हैं, या किस रूप में लेते हैं, तो ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं दोस्तों, है ना। पौधे जो नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, वायुमंडल में जो 78% जो आपका नाइट्रोजन है तो ये पौधे के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो ये किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। देखिए सिंध का विस्तृत विवरण जो प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो चचनामा से प्राप्त होता है। देखिए चचनामा क्या है ना, तो चचनामा एक पुस्तक है। ठीक है, चचनामा क्या है, तो चचनामा एक पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वो अली अहमद है, और इसी से पता चलता है आपको सिंध के विस्तृत विवरण के बारे में, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर की, अशोक के द्वितीय शिलालेख। जी हाँ, अशोक के द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं हुआ है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका सातवाहन का इसमें उल्लेख नहीं किया गया था। और द्वितीय शिलालेख में अशोक ने अपने दक्षिणी सीमा पर जो स्थित है चोल है, पांड्य है, आपको सत्यपुत्र है, केरल पुत्र है, ताम्रपर्णी है, सभी के बारे में उल्लेख किया गया है। सातवाहन के बारे में उल्लेख नहीं किया है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला है कि निम्नांकित शासकों में से किसका जैन धर्म के
प्रति भारी झुकाव था दोस्तों। यानी वो कौन सा शासक था जो जैन धर्म के प्रति उसका लगाव ज़्यादा था, तो वो था आपका खारवेल। कौन था? खारवेल था। खारवेल जो था ना वो जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। चलते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित शासकों में से किसने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था। देखिए पहले के समय में जो राजा होते थे ना वो अश्वमेघ यज्ञ करते थे, है ना। श्री राम प्रभु भी अश्वमेघ यज्ञ ही किए थे। और वो कौन था जिसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रवरसेन प्रथम, पुष्यमित्र शुंग या फिर समुद्रगुप्त। तो ये जो किया गया था वो प्रवरसेन प्रथम के द्वारा किया गया था 4 अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 45 नंबर। कह रहा है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए, वे कौन थे? बताइए वे विदेशी राजा कौन थे जो समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए? तो वो थे दोस्तों आपको मेघवर्मन। कौन थे? तो वो थे समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्मन था, जो चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भी भेजा था। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आपको क्लास मिल सके। और जैसे ही 28 तारीख को आपकी क्लास समाप्त होगी तो उसके बाद बिहार एसएससी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी रात में 9 बजे से। ठीक है, रात में 9 बजे से ही चला था। देखिए बिहार एसएससी की क्लास पहले ही स्टार्ट हो जाता, लेकिन ये आप लोग का जो प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया था तो इसको तो छोड़ना नहीं था। इतने दिनों से आप सभी की तैयारी करवा रहे थे और इस वजह से बिहार एसएससी स्टार्ट नहीं हो पाया था। अब 28 तारीख के बाद बिहार एसएससी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपके जो भी मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, उनको बता दीजिएगा 28 तारीख से आपको प्रधान शिक्षक की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था सबको पता है कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था आपको। ठीक है, 12 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है ना। और यहाँ पर दोस्तों दिल्ली सल्तनत का इतिहास समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलते हैं 47 नंबर। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन परिवर्तित किया था। जी हाँ, तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन परिवर्तित किया था। ये कब किया था? तो 47 का हो जाएगा, 1930 ईस्वी में ये हुआ था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आपका सवाल नंबर है 48 नंबर। प्रश्न है कथन और कारण वाला। जी हाँ, तो कथन और कारण वाला भी आपको एक आधो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। प्रश्न है दोस्तों कि झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने किया था। जी हाँ, झांसी की स्थापना कह रहा है कि ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने किया था। अब कारण कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। देखिए यहाँ पर कथन तो बिल्कुल सही लग रहा है और कारण भी यहाँ पर सही है, लेकिन ये इसको मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब हम चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है, ये गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का जिला नगर झांसी की जो स्थापना होती है ये 1613 ईस्वी में इसकी मतलब स्थापना हुई थी, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम आनंद मठ। सबको पता है आनंद मठ जो उपन्यास है, उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है दोस्तों, ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, और ख़ास करके ये जो विद्रोह हुआ था ना सन्यासी विद्रोह, ये बंगाल और बिहार वाले इलाका में हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था आपका। ठीक है, चलिए
और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का जो कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। और आनंद मठ किसका है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, है ना? तो आप नाम सुने होंगे इंडिया हाउस, नाम सुने हैं ना? इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस जो है दोस्तों ये है आपका लंदन में। कहाँ है इंडिया हाउस? सिंपल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया हाउस कहाँ है, तो लंदन में हो। इसकी जो स्थापना किसने किया था ये मैं आपको बताऊंगा अभी। कह रहा है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में रह करके अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए वर्ष 1905 ईस्वी में, है ना, वर्ष 1905 में एक संस्था बनाया था, इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारत का स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, तो 1905 में स्थापना हुई थी इंडिया हाउस की। कहाँ हुई थी? लंदन में। किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना। तो ये जो पारित हुआ था 1878 ईस्वी में पारित हुआ था और लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था दोस्तों, है ना। लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था, तो याद रखिएगा सी नंबर, लॉर्ड लिटन। अगला है कि वाइकोम सत्याग्रह। जी हाँ, वाइकोम सत्याग्रह प्रमुख रूप से एक विरोध था। वाइकोम सत्याग्रह प्रमुख रूप से एक विरोध था। किसके प्रति विरोध था दोस्तों? ये जो था ना, अछूत प्रथा के प्रति ये विरोध था आपको वाइकोम सत्याग्रह। देखिए इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा कि वाइकोम सत्याग्रह जो था ये प्रमुख रूप से अछूत प्रथा के विरुद्ध था और ये मुख्य रूप से केरल में छुआछूत का रोग गहरी जड़ें जमाए हुए था। ठीक है, तो ये केरल तरफ का ये मतलब मामला था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो अछूत से संबंधित है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 53 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसका संबंध एनी बेसेंट से है ना। वो कौन सी पत्रिका है जो एनी बेसेंट ने लिखी है, मतलब कि प्रकाशित की है ना। तो ये एनी बेसेंट की जो पत्रिका है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कॉमनवेल्थ, है ना। कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है वो एनी बेसेंट की है और ये जो प्रकाशित हुआ था ये 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, है ना। तो ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों और बम्बई से प्रकाशित हुआ था आपका। ठीक है, अंग्रेजी में और कहाँ से? तो ये बम्बई से आपको प्रकाशित हुआ था ना। उस समय बम्बई लिखाता था, अब मुंबई हो गया आपका। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन सा सही होगा ये पूछ रहा है। तो न्यू इंडिया, अच्छा न्यू इंडिया भी इसी का था, है ना। ये मैंने नहीं देखा था, न्यू इंडिया भी इन्हीं का था और कॉमनवेल्थ भी इन्हीं का था, यानी कि 1 भी सही है और 4 भी सही है। ठीक है, तो 1 और 4 किस में है? सी नंबर में है, सी हो जाएगा आपका। ठीक है, एनी बेसेंट, और यही एनी बेसेंट है जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा सवाल है। बाजार नियंत्रण नीति जो है दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी का फेमस है ना। ये वही शासक है जो बाजार नियंत्रण लागू किया था नीति को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सर्वप्रथम ये बाजार नियंत्रण किया था। नेक्स्ट सवाल है कि कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया। जी हाँ, कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सरकार को जो सौंपा गया था 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बाद जो कंपनी के अंतर्गत जो शासन चलता था उस कौन अपने हाथ में ले लिया? तो ब्रिटिश अपने हाथ में ले लिया। और कब लिया था ये डेट पूछा गया है ना। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 1858 को। जी हाँ, 1 अक्टूबर 1858 को ये हुआ था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वायसराय भी कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे, है ना। यानी कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था, है ना। 1857 के जो सिपाही विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीन करके ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले लिया था 1 अक्टूबर 1858 को।
अगला है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि एलोरा और अजंता ये दोनों की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है ना। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। और ये गुफाओं का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है कि सूर्य मंदिर कहाँ है। तो सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, आपको तो पता ही होगा कोणार्क यानी कि उड़ीसा का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा भी इसको कहा जाता है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है और ये नागर शैली में बना हुआ है। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो कौन थे बताइए। देखिए 4 जुलाई 1947 ये घटना है, 4 जुलाई 1947 की, जो ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, जिसको 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जी हाँ, अगर भारतीय शब्द लगा दिया जाए ना और प्रथम और अंतिम बोल दिया जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाता। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत के। ठीक है, तो ये यहाँ पर बार बार कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 59 नंबर की, वर्ष 1907 में भिखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे, कहाँ ध्वज फहराया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैडम भिखाजी कामा, नाम सुने होंगे आप लोग। मैडम भिखाजी कामा जो थी ये इन्होंने मतलब कि भारत का प्रथम ध्वज फहराया था और 1907 में ही फहरा दिया था। और कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ड में फहराया था ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, स्टुटगार्ड में। ठीक है, चलिए अगला है कि दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी दोस्तों? बताइए तो दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी? तो ये जो दुर्गावती जो थी, रानी दुर्गावती इनका पूरा नाम था, है ना। तो ये जो शासिका थी हो जाएगा आपका गोंडवाना राज्य की। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश के गोंडवाना की ये शासिका थी, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 61 नंबर। 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें सुनिश्चित होता है दोस्तों? परमादेश में, बंदी प्रत्यक्षीकरण में, वारंटी में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप पढ़े होंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट की चर्चा की गई है ना। अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु 5 प्रकार का रीट दिया गया है और आप वो रीट के आधार पर आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ जाकर के अपील दायर कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की जो रीट है वो कौन कौन सी है याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार प्रेक्षा है, उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है। ठीक है, इन रीटों जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है ना, इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रीट है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है 62 नंबर की, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। जी हाँ, भारत का जो संविधान है वो क्या मान्यता प्रदान करता है? तो 62 का हो जाएगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी नंबर आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। केवल भाषाई नहीं होगा, ये भी केवल है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है अनुच्छेद 30 के अनुसार। ठीक है, यानी कि भारत का संविधान जो है वो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान
करता है। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण किस स्थान के लिए किया गया है। देखिए, तो नीति निर्देशक तत्व मैंने कई बार बता चुका हूँ नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये है 36 से लेकर के 51 तक, भाग 4 में इसका वर्णन है। आयरलैंड से ये लिया गया है ना। और क्या है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये निरूपण किस स्थान के लिए किया गया है। तो ये जो किया गया है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, है ना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल चलते हैं हम। 64 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद कितने में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने अनुच्छेद पढ़ाया था अलग से, उसमें लगभग 2 से 3 क्लास हुआ था, उसमें 1 से लेकर के जितने अनुच्छेद हैं सभी मैंने करवाया था। इम्पॉर्टेंट तो आप उसको अगर याद कर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का ए जो है वो राज्य को निर्देशित करता है कि वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न है, चलते हैं 65 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तभी आपको बता दिए कि भाग 4 में किसका वर्णन है, तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है दोस्तों। मूलभूत अधिकार किसमें है, तो ये भाग 3 में है आपका। ठीक है, ये भाग कितने में है, तो भाग 3 में है। नागरिकता भाग कितने में है, तो ये भाग 2 में है ना। और ये हो गया भाग 4 में हो गया आपका। ठीक है, और मूल कर्तव्य जो हो गया ये भाग 4 के क में है आपका। ठीक है, तो ये भाग भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है ना। और नागरिकता आपको 5 से लेकर के 11 तक हो गया आपका। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आपको 36 से लेकर के 51 तक वर्णन है। और मूल कर्तव्य आपको 51 के क में वर्णन किया गया है आपका। ठीक है, तो ये आप अनुच्छेद भी याद रखिए और भाग भी याद रखिए, ये बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम। 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है, तो इस पर हो जाएगा आपका संघवाद का भी, संसदीय लोकतंत्र का भी और नियोजन का भी, यानी कि इनमें से सभी का। ठीक है, यानी कि भारतीय जो प्रशासन है ये संघीय शासन प्रणाली भी है और संसदीय शासन प्रणाली भी है, दोनों है आपका। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा डी नंबर। अगला है 67 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है। हाँ, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है, बताइए। तो बताइए सभी लोग कमेंट करके, इसका आय का स्रोत कौन सा नहीं है। देखिए, ग्राम पंचायत जो होता है ना, ये भवन हो गया, वाहन हो गया, भूमि कर लगा करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। परंतु संपत्ति कर जो होता है ना, ये संपत्ति कर, इस पर ग्राम पंचायत इस पर टैक्स नहीं लगाएगा। इस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए ना, देर क्यों कर रहे हैं, है ना, देर क्यों कर रहे हैं, एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए दोस्तों आपको, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तक 80 टेस्ट हो गया है ना, तो 80 टेस्ट आपका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7857824310। यहाँ पर लगभग अभी 2000 लोग जुड़ गए हैं, है ना, और सभी लोग पीडीएफ प्राप्त करके काफ़ी खुश हैं और आराम से तैयारी वो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 2-4 लोग तो थोड़ा बहुत नाराज़ रहते ही हैं, है ना, लेकिन आज मैंने फिर से सभी पीडीएफ भेज दिया हूँ। तो जो लोग अगर पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं तो ग्रुप में जाकर के फिर से डाउनलोड कर लीजिए, है ना। बहुत सारे लोग फिर से मांगते रहते हैं। मैंने आज दोबारा 1 से लेकर के 78 तक, है ना, 79 तक, हाँ 79 तक सभी पीडीएफ दोबारा भेज दिए हैं। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बार बार भेजने में ना बहुत परेशानी होती है, हमें भी बहुत सारा काम रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ग्रुप में ही भेज दिया, वहाँ से आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोबारा आप लोग नहीं मांगिएगा। ठीक है, और जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले लीजिए। और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आराम से तैयारी कीजिए और रिजल्ट 100% आपका होगा। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बता दिया था
कि ग्राम पंचायतों की जो आय का स्रोत है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर व्यावसायिक कर से हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, आयकर बिक्री कर ये आपका गलत है ना, तो व्यावसायिक कर से इसको मतलब कि आय प्राप्त होता है। अगला है 69 नंबर, कह रहा है कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध किससे है? देखिए, महिलाओं के लिए राज्यसभा में आरक्षण दिया गया है ना, और ये जो संबंध है इसका किससे है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा संसद और एवं विधानसभा से, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, संसद और विधानसभा दोनों से संबंध है आपका। ठीक है, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, ये क्या कह रहा है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है ना। तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर आप मिला दीजिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अच्छा, कौन सा यहाँ पर दिया गया, तो आपको काफ़ी आसान है, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये तो आपको आयरलैंड से लिया गया, आपको पता ही है ना। तो ये का कितना हो जाएगा, ये का 3 हो जाएगा आपका। मूलभूत अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों, बताइए तो। मूलभूत अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आप नीचे दिया गया होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। तो मूलभूत अधिकार हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि बी का हो जाएगा आपका 4। और राज्य संघ के संबंध के बीच सहवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है ना, यानी कि समवर्ती सूची, है ना। सहवर्ती का मतलब क्या हुआ, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी कि सी का हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा सी का। ठीक है, और एक और है आपका संघात्मक, एक और है आपका संघ के रूप में भारतवर्ष, जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है, यानी कि संघात्मक जो शासन प्रणाली लिया गया है वो अभी आपको बताए थे कि संघात्मक जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है, यानी कि डी का हो जाएगा आपका डी नंबर। अब इसको यहाँ पर आप मिला सकते हैं, है ना। तो 7 का हो जाएगा आपको 3, 4 और 1 और 2, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 71 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है। चलिए, नदी के बारे में तो मैंने ज्योग्राफी में भी आपको जो वीडियो शेयर किया था उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो वहाँ पर आपको भारत का भूगोल पढ़ाया गया है, भारत का भूगोल, है ना। आप हमारे प्ले लिस्ट के जाइएगा, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, तो भारत का भूगोल पढ़ाया गया है आपको मानचित्र के द्वारा। ठीक है, मानचित्र के द्वारा दोस्तों पढ़ाया गया भारत का भूगोल, पूरा मानचित्र के द्वारा पढ़ाया गया है। वहाँ से आप नदी पढ़ लीजिए, पहाड़ पढ़ लीजिए, झील पढ़ लीजिए, आपको द्वीप पढ़ लीजिए, है ना। आप उसका सब चीज़ पढ़ाया गया है दोस्तों आपको मानचित्र के द्वारा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो कहा है कि वो कौन सी नदी है जो लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है, तो वो होती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। देखिए, मैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से बनाने का प्रयास करता हूँ समझाने का आप लोग को, ताकि आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, तो ये रहा भारत का मानचित्र। यहाँ पर ही है मानसरोवर झील, और यहीं पर ही से निकलती है दोस्तों मानसरोवर झील के पास से ही 2 नदी, एक तो ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु। ब्रह्मपुत्र चली जाती है पूर्व की ओर और सिंधु चली जाती है पश्चिम की ओर। ठीक है, यहीं से निकल करके ये चली जाती है पूर्व की ओर और एक चली जाती है पश्चिम की ओर। ये जाकर के पूर्व की ओर जाती है और अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि जो सिंधु नदी निकलती है जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में चल जाती है और ये जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। यहाँ से और भी क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाएगा कि सिंधु की लंबाई कितनी है, तो सिंधु की भी लंबाई है आपको 2900 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की भी लंबाई है आपका 2900 किलोमीटर। दोनों की लंबाई भी लगभग सेम ही है ना। कहीं कहीं मतलब कि जो सिंधु की लंबाई है वो 2880 भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन ज़्यादा करके 2900 किलोमीटर ही इसको माना जाता है आपका। ठीक है, चलिए, दोनों मानसरोवर झील से निकलती है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु की सहायक नदी जो है दोस्तों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 जो क्रम से नदियां हैं ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियों को याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसकी जो सहायक नदी है वो लोहित है, दिहांग है, दिबांग है ना, और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये रहा ब्रह्मपुत्र और आपका सिंधु नदी। अगला प्रश्न है 72 नंबर। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक बंदरगाह
भारत में वृहद बंदरगाह के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होता है। देखिए वृहद बंदरगाह भारत में लगभग अभी 13 है ना, 13 ही बड़े बड़े बंदरगाह हैं। और बंदरगाह से संबंधित वीडियो मैंने आज ही ग्रुप में शेयर किया था, और वो बंदरगाह वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना। आज के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि कितने बंदरगाह हैं और वो कहाँ पर ही हैं, है ना। पूरा मानचित्र के द्वारा बताया गया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे प्ले लिस्ट में जाइए यूट्यूब के, और वहाँ पर भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पूरा भूगोल आपको मानचित्र से बताया गया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कि वो कौन सा बंदरगाह है जो बृहद बंदरगाह के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो 72 का हो जाएगा दोस्तों पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है ये बृहद के अंतर्गत नहीं आता, ये काफ़ी छोटा बंदरगाह है, ठीक है। तो कोचीन हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा, विशाखापत्तनम हो जाएगा, ये सब बड़े बड़े बंदरगाह हैं आपका, ठीक है। सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है आपका, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं रहा है। भूमि सुधार कार्यक्रम, हाँ, तो भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे काम किए गए हैं, और कौन नहीं रहा है दोस्तों, तो जोतों की चकबंदी तो हुई ही है, और जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन भी हुआ है, जोतों की अधिकतम सीमा भी है, कृषि जोत कर ये आपका नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका, ठीक है। ये आपका इसका भाग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर, कह रहा है कि दक्षिण पठार की सभी नदियां निम्न में से किस एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इसके बारे में मैंने कई बार बता चुका हूँ। ये दक्षिण भारत के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दक्षिण भारत की नदियाँ कह रहा है कि एक को छोड़ करके सभी बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, यानी कि गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी, है ना। कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के त्रियंबकेश्वर से निकलती है, नासिक जिला से, है ना। महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रियंबकेश्वर गांव से निकलती है आपको गोदावरी नदी, और जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। महानदी जो दोस्तों ये आपको छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी जो है ये भी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और ये भी जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो नर्मदा नदी है ये निकलती है कहाँ से, तो अमरकंटक के मध्य प्रदेश से, है ना। ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये किधर बहती है, पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर बहती है, और यहाँ अरब सागर में जाकर के ये गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाकर के ये गिर जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से, और ये पश्चिम की ओर बहती है, और बंगाल की खाड़ी यहाँ पर खंभात की खाड़ी है, और ये अरब सागर, है ना, अरब सागर के अंतर्गत यहाँ पर खंभात की खाड़ी है, और यहीं पर जाकर के ये गिरती है आपका, ठीक है। तो ये आप जरूर से ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये नर्मदा के बारे में कई बार पूछा गया है। नर्मदा नदी, इसी के जस्ट नीचे एक बार नदी बहती है दोस्तों, ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों पश्चिम की ओर बहती है, और दोनों जाकर के अरब सागर में गिरती है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना, वो है बैरन नरकोंडम, है ना, बैरन आइलैंड। बैरन जो आइलैंड है दोस्तों, ये रहा आपका भारत, दक्षिणी भारत, और ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना, इसको दो भाग में आपको बांटता है, आपको 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल इसको दो भाग में बांटता है, ऊपर वाले अंडमान है, नीचे वाले को निकोबार कहा जाता है। तो अंडमान जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले में ही पाया जाता है बैरन आइलैंड एगो है, ठीक है। बैरन जो आइलैंड है ये जो दोस्तों ये सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ से कभी कभी मतलब कि ज्वालामुखी निकलते रहता है, इसीलिए एकमात्र ये, क्योंकि ये भारत के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आज का 75 टेस्ट रहा, 75 क्वेश्चनों का। आपको कैसा लगा, ये नीचे आपको दिया गया है इसका आंसर, तो आप इसको टेस्ट के रूप में एक बार दीजिएगा, ठीक है, वो हमारे सीट पे, और बताइएगा कि कितना आपसे सही हुआ इसका, ठीक है। इसका PDF दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे इस नंबर पे। आप 351 का चार्ज लगेगा, 351 का आप इस पर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों सभी PDF मिल जाएगा। जो 80 टेस्ट हो गया है, 80 टेस्ट का आपको PDF यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। उसमें DLED भी है, उसमें सामान्य दिन भी है, उसमें करेंट अफेयर भी है ना, उसमें बिहार से संबंधित है, सभी आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा मात्र 351 में ही। और ये 28 जुलाई तक क्लास चलेगी आपकी, और उसके बाद भी जैसे ही कोई आपका अपडेट रहेगा, रिजल्ट से संबंधित कोई और अपडेट रहेगा, तो वो आपको अपडेट
अपडेट दिया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे का न्यूज़ आपको मिलता रहे। जैसे ही कोई न्यूज़ आता है तो मैं आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे देखिए रिजेक्टेड लिस्ट आने वाला है तो वो भी आपको मिल जाएगा, और एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यानी कि 20-22 तारीख तक एडमिट कार्ड भी आप लोग का आ जाएगा। तो यहाँ से 351 पेमेंट करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, सभी नोट्स मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, ठीक है। और डेली 9 बजे से लाइव क्लास भी मिलेगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन डालते रहते हैं जहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस नंबर पे आपको गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पेमेंट करने के बाद, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, जहाँ आपको ग्रुप में जोड़ करके सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये कैरियर परिवार नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ से भी आपका रिवीजन होते रहेगा, और आपको यूट्यूब पर लाइव क्लास डेली आपको मिलेगी, ठीक है। सीटेट की क्लास चल रही है, तो सीटेट में अगर जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र की क्लास चल रही है दोस्तों, तो यहाँ से आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। टीचमेंट ऐप पर क्लास इसका चलता है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सीटेट की भी अब बहुत जल्दी आपका वैकेंसी आने वाला है। तो आज टेस्ट नंबर 80 आपका समाप्त होता है। इतना ही रहने देते हैं आज। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके, और किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, आपको नंबर दे दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम कल इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद सभी का।